तो आज हम लोग प्रकृति वाला टॉपिक देख लेते हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति। ठीक है ना, वो आपका सिलेबस में ऑफिशियली उसको लिखा गया है, तो उसको ही पहले पढ़ लेते हैं। प्रकृति में बेसिकली ये देखना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। ठीक है ना, तो इसकी प्रकृति में मुख्यतः यही टॉपिक पढ़ा जाएगा, विशेषता है ना। ये अलग से 7-8 पॉइंट्स आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो विशेषता वाले मुद्दे अलग हैं कि समाजशास्त्र की विशेषता क्या है। विज्ञान पर पहले बात करते हैं कि विज्ञान, जब भी किसी विषय का विज्ञान या किसी चीज़ को हम विज्ञान कहते हैं तो कुछ इसमें सिद्धांत चाहिए, कुछ तथ्य होंगे और इनके गुण में सार्वभौमिकता होगी और परिणामों में निरंतरता और स्थायित्व। ठीक है, स्थायित्व हर बार लगभग वैसे ही परिणाम आएंगे। साइंस के ये गुण होते हैं, तब किसी चीज़ को साइंस बोला जा सकता है। यदि समान परिस्थितियां हैं तो परिणाम सिमिलर आएंगे, समान आएंगे, है ना। ये इसके विशेष गुण में देखा जा सकता है विज्ञान में। और विज्ञान की जब भी बात होगी तो हम बोलेंगे तर्कपूर्ण होगा। ठीक है, तर्कपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो घटना घटी है उसके पीछे कोई रीज़न होगा, कारण होगा, है ना। और उस कारण को समझा भी जा सकेगा किन आधारों पर, तथ्यों के आधार पर। ठीक है, और ये कैसा होगा, मापने योग्य होगा, मापने योग्य। जैसे आप देखोगे कितनी दूरी, कितना वजन, कितनी संख्या, मात्रा, तो इन सभी के माध्यम से हम उसको माप सकते हैं। तो विज्ञान में ये सभी गुण होने आवश्यक हैं। जब भी किसी चीज़ को बोलें कि इसमें वैज्ञानिकता के गुण हैं या ये विज्ञान से संबंधित है या समाजशास्त्र विज्ञान है ना, या विज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए, तो दोनों ही तर्क हैं। हालांकि हम इसको पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मानव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, है ना, मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और जहाँ पर भी भावनाओं की बात आती है उसको हम माप नहीं सकते। जैसे कोई रो रहा है तो किन भावनाओं के तहत रो रहा है ये बता पाना मुश्किल है। जैसे व्यक्ति खुशी में भी रो देता है और दुख में भी रोता है ना, ऐसे बिना बात के भी रो देता है ना। तो कई बार बिना कारण तो वो मापने योग्य नहीं है। तो मापें कैसे, इसलिए कुछ जगह पर विज्ञान होना पॉसिबल नहीं है समाजशास्त्र के लिए। लेकिन जहां पर विज्ञान है, जैसे मान लो हम बात करें कि परिवार की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता, मान लो इस मुद्दे पर बातचीत करनी है तो परिवार की आवश्यकता को वैज्ञानिक रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, इसका विज्ञान कैसे हम पकड़ेंगे कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो धीरे धीरे उसने देखा कि संतान उत्पत्ति उसका एक प्राकृतिक कार्य है। फिर उस बच्चे को संभालने के लिए परिवार की ज़रूरत है, तो फिर समूह में रहना शुरू किया। समूह से समझ में आया कि हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिर क्लोज ब्लड रिलेशन, प्राथमिक संबंध का समझ में आया, जैसे माता पिता प्राथमिक संबंध, भाई बहन प्राथमिक संबंध। तो वहाँ से वो चीज़ समझ में आने लगी और हम दूर के संबंधों को परिभाषित करना शुरू किए, द्वितीयक संबंधों को, जैसे सास ससुर, द्वितीयक संबंध। ठीक है, तो उन संबंधों को भी हमने समझना शुरू किया और उनकी आवश्यकता को हम तर्कपूर्ण ढंग से समझा सकते हैं कि वो आवश्यक क्यों है। कुछ समझ पा रहे हैं, है ना। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान भी है, और एक विज्ञान है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह विषय समस्याओं का तर्कपूर्ण समाधान तलाश कर सकता है। मैंने क्या बोला, यह विषय समस्याओं का तर्कपूर्ण समाधान तलाश कर सकता है। ठीक है, और उन तर्कों को या उन समाधानों को हम लंबे समय के लिए कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों में बढ़ता हुआ तनाव, मान लो ये मुद्दा है। अब बच्चों में जो तनाव बढ़ रहा है उसका समाधान क्या होगा। ठीक है, तो यदि अब पता चल गया कि भी प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम का कोई तो सॉल्यूशन होगा। अब हम तर्कपूर्ण या उसको देखेंगे कि उनमें तथ्य क्या छुपे हुए हैं, कि बच्चा अत्यधिक मोबाइल देख रहा है, बच्चे के ऊपर माता पिता का कंसंट्रेशन नहीं है,
बच्चा डिस्टर्ब रहता है, बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है और बहुत कुछ बातें, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए ये समझ में आता है कि हाँ, बच्चे की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, बच्चा सामान्य स्थिति में नहीं है। तो अब ऐसे कई बच्चों पर अध्ययन किया जा सकता है कि बच्चों में किस तरह के बच्चों में तनाव उत्पन्न हो रहा है, क्या उनके यहाँ परिवार की स्थिति है या नहीं, संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है, माता पिता दोनों वर्किंग है, आ रहा है समझ में, फिर माता पिता समय नहीं दे पाते हैं, मतलब अनेक उसके तर्क होंगे और वो तर्क लगभग सभी जगह पर समान रूप से लागू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुंबई का तर्क अलग है और दिल्ली का तर्क अलग है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इन समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जा सकता है, तलाश किया जा सकता है, ठीक। इसका लाभ क्या मिलेगा कि हम कुछ सामान्य घटनाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर सकते हैं, ठीक। कुछ सामान्य घटनाओं को सूचीबद्ध किया जा सकता है, जैसे कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, समाज में धार्मिक दंगे क्यों होते हैं, ऐसे कुछ घटनाएं हैं। भाई हम समाधान किसका निकालते हैं, जो प्रॉब्लम एरिया है, जो ठीक चल रहा है उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। तो जो प्रॉब्लम एरिया है वहां पर जाकर हम समाधान ढूंढ सकते हैं और उस समाधान को हम सार्वभौमिक ढंग से लागू कर सकते हैं। कि अभी मान लो मणिपुर जल रहा है, ठीक है, दंगे हो रहे हैं, तो वहां पर कारण क्या है उसको पता लगाया जा सकता है। क्यों जनजाति समुदायों में आपस में दुश्मनी हो गई है, उसके कुछ कारण तो होंगे, ऐसा नहीं है ना कि पहली बार और आखिरी बार उनके अपने अलग कारण होंगे, दुनिया में हो सकता है वैसी घटनाएं और भी घटी होंगी। तो जहां पर भी कोई घटना घटी है, जैसे नक्सलवाद है, नक्सलवाद एक सामाजिक समस्या है या राजनीतिक समस्या? हाँ, वेरी गुड, पहले सामाजिक समस्या थी, अब वो राजनीतिक समस्या में कन्वर्ट हो गई, बदल गई, ठीक है ना। अब उसका समाधान दोनों से है, क्योंकि सामाजिक उसके जड़ों में है, सामाजिक समस्या है ना, तो सामाजिकता से होते हुए राजनीतिक समाधान निकालना होगा। जैसे बातचीत, अब उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ गई है कि हमें तो बदला लेना है, हमें तो सत्ता चाहिए, हमें तो राज्य पर कब्जा करना है, हम ही शासन चलाएंगे, लोकतंत्र से नहीं चलेगा देश। छोटे से लोग हैं, मान लो 15,000 लोग होंगे, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो 15,000 लोगों की सोच वैसी है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम कई और भी देशों में रही होंगी और थी भी, उनका समाधान निकाला गया, कहीं पर हिंसा का रास्ता लिया गया, कहीं पर अहिंसक तरीके से समाधान निकाला गया, लेकिन निकला रास्ता। जैसे आज जम्मू कश्मीर में आप देखोगे आतंकवाद कंपैरेटिवली कम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट वो सेंटर के हाथ में है। यहाँ पर राज्य में डायरेक्ट सेंट्रल घुस नहीं सकता, ठीक है ना, आर्मी को हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, जम्मू कश्मीर में आर्मी को लगा रखा है हमने, तो ये समस्या क्या हो जाएगी, वैश्विक हो जाएगी। तो समाधान तो है, लेकिन धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि जड़ से उसको खत्म किया जा सके। तो कुल मिलाकर एक विज्ञान होने का जो लाभ मिलता है वो समस्या के समाधानों में है और उसे उस रूप में देखा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, विज्ञान होने के लिए क्या चाहिए, नहीं लिखे हैं तो। विज्ञान होने के लिए सिद्धांत चाहिए, तथ्य चाहिए, सार्वभौमिकता, परिणामों में निरंतरता और स्थायित्व, तर्कपूर्ण, मापने योग्य, ठीक है। विशेषता के तौर पर ये लिख लिया हमने ऊपर, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, विज्ञान की विशेषता। अब लिखिएगा समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने के पीछे तर्क। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने के पीछे तर्क। लिखिएगा प्रयोग की कमी, पहला बिंदु, प्रयोग की कमी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रयोगशाला में हम इसको बंद कमरे में प्रयोग नहीं कर सकते, हमें कहाँ जाना पड़ता है, समाज के बीच में, और वहाँ पर परिस्थितियाँ समान नहीं होती। जैसे शोरगुल हो रहा है, सामने वाले ने क्या बोला आप नहीं सुन पाए, है ना, जबकि लैब में हम क्या करते हैं, कंडीशंस को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर एक तराजू होता है जिसको कांच में बंद कर दिया जाता है ताकि बाहरी दबाव का उस पर असर ना हो। जहाँ पर बहुत मिलीग्राम हमको तौलना है, सोना या डायमंड वगैरह, तो बहुत मिलीग्राम का, तो फैन चल रहा होगा तो उसका असर
तराजू पर आ जाएगा, वो हिलने लगेगा, इसलिए उसकी परिस्थितियों को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। तो लैब की जो कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं, नियंत्रित होती हैं, जबकि समाज में आप सभी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे राजनीतिक परिदृश्य हमारे सामाजिक परिदृश्य को तय करते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा मंदिर का उद्घाटन है ना, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही, तो लगातार वो माहौल वैसा बना हुआ है। इस बीच आप तटस्थता की बात नहीं सोच सकते। तो कई बार क्या है, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। राजनीतिक रूप से बढ़ावा किसी चीज़ को मिल रहा है तो उसको समाज में अलग ढंग से देखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप उसको प्रयोग लैब की तरह नहीं कर सकते कि सारी स्थितियाँ आपके नियंत्रण में और सब कुछ आपने जो चाहा वही होगा, वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे केमिकल रिएक्शन करना है, ठीक है, अब वो केमिकल क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यदि उसमें कुछ मिलावट हो गई तो रिएक्शन अलग आएगा। जैसे जिस बेकन में आपने लिया, जिस जार में आपने केमिकल लिया, उस जार में पहले से कोई कचरा है तो क्या होगा, उसका रिएक्शन का जो परसेंटेज है वो बदल जाएगा। तो ठीक इसी तरह से हम समाजशास्त्र में बात करते हैं कि हम प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि प्रयोगशाला इसकी ओपन है काफ़ी ज़्यादा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के लिए बढ़ते हैं हम लोग। वस्तुनिष्ठता की कमी, वस्तुनिष्ठता की कमी, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं इसको। वस्तुनिष्ठता मतलब सबके लिए एक समान नहीं सोचा जा सकता। जैसे मैंने एक दिन आपको समझाया था, आपका जो पेपर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या होता है, सबके लिए एक समान होना चाहिए। 4 ऑप्शन होते हैं, सबके लिए एक समान होते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति वो नहीं देख पाता है जो एज इट इज़ होना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ व्यक्ति अपने मन से जोड़ देता है या घटा देता है, तो वहाँ पर समस्या आती है। जैसे केमिकल रिएक्शन है तो आप जो दिख रहा है वही लिखोगे ना, एग्जैक्ट, मन से नहीं जोड़ोगे कि नहीं आज ये परमाणु को फटने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ठंड बहुत है, ठीक। तो ये चीज़ समाजशास्त्र में पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर बहुत कुछ व्यक्ति जोड़ देता है क्योंकि भावों का विश्लेषण कर रहे होते हैं आप, व्यवहार का विश्लेषण कर रहे होते हैं, सामाजिक संबंधों का विश्लेषण कर रहे होते हैं। तो जिसके कारण हमारे बातचीत में, हमारे नाप तौल में अंतर आ जाता है कि हम जो भी बोल रहे हैं उसमें कोई ना कोई अंतर आएगा। जैसे मान लो आपको कोई रंग पसंद है तो आपने कह दिया कि भाई ये लाल रंग बहुत अच्छा होता है इसलिए सबको पहनना चाहिए, और आदिवासियों ने भी वही पहन रखा था। तो आपने क्या किया, अपने मन से जोड़ दिया कि आपको अच्छा लगता है इसलिए वो अच्छा है। आ रहा समझ में? यहीं पर प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आती है, ठीक है। वस्तुनिष्ठता की प्रॉब्लम मतलब आप वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाते हैं, तटस्थ नहीं रह पाते हैं अपने विश्लेषण में। अगला लिखिएगा, यथा तथ्यता की कमी, यथा तथ्यता, तथ्य बोलते हैं ना हम, अंग्रेजी में एग्जैक्टिविटी, एग्जैक्ट मतलब जैसा है वैसा जानना। तो नहीं लिख पाए, हो गया, ठीक है। थोड़ी हिंदी, ये ऐसी सामान्य हिंदी नहीं ना कि रोज इस्तेमाल होता, तकनीकी शब्दों को थोड़ा सीखना चाहिए आपको, शब्दावली का अंतर पड़ता है। तो बात हो रही थी एग्जैक्टिविटी का मतलब यही हुआ कि ये एग्जैक्ट परिणाम तक नहीं पहुंचेगा, है ना। जैसे मान लो आपको किसी केमिकल में, मान लो पेट्रोल में कुछ मिलाना है तो आप उसको पता लगा पाएंगे कि कितने प्रतिशत हमने मिलाया है। बाद में उसको प्रयोग विधि से आप अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर में ऑक्सीजन और क्या होता है, हाइड्रोजन, दोनों का प्रतिशत पकड़ा जा सकता है। एक ड्रॉप वाटर में कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है, इनको पकड़ा जा सकता है, मतलब लैब में चेक किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हम समाजशास्त्र में नहीं कर पाते, एग्जैक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब जो वास्तविक तथ्य है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे कितने प्रतिशत महिलाएं ये चाहती हैं कि उनको नौकरी करनी है, ठीक है, हम उस तथ्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, हालांकि ये सामाजिक तथ्य है। तो हम मान लेते हैं नहीं आजकल सभी चाहती हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। कितने पुरुष अपनी पत्नी को कार्य करते हुए देखना चाहते हैं, तो इसका बहुत क्लोज आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप सैंपलिंग लेते हो ना, और वही सेम चीज़ साउथ में जाओगे तो वहाँ अलग प्रतिशत होगा, फॉरेन कंट्री में जाओगे तो अलग प्रतिशत होगा, क्योंकि वहाँ की सामाजिक दशाएं अलग अलग हैं, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि अलग है।
तो इसीलिए हम लोग जो इसकी सत्यता है उसके अत्यधिक नजदीक नहीं जा पाते हैं कि एग्जैक्टली वो है क्या। ठीक, समझ में आ रहा है? तो एग्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम, इसको चाहे तो लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। विज्ञान का ये भी गुण है, ध्यान रखिएगा, है ना, कि विज्ञान में हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे बारिश होगी नहीं होगी तो मन से नहीं होता है ना, पहले होता था अंदाज से कि चिड़िया मिट्टी में नहा रही है ना, मिट्टी, तो हम मान लेते थे बारिश होने वाली है, ऐसे कुछ लॉजिक्स थे। लोगों ने वो कई साल तक देखा होगा, वर्षों तक उसको ऑब्जर्व किया होगा। पहले ऑब्जर्वेशन का बहुत कमाल था ना। अभी आप देखोगे ऑब्जर्वेशन खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ऑब्जर्व करने का। हम बैठ के आराम से कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। आप देखोगे पुराने लोगों को धूप ढलने से पता लग जाता है कि समय कितना हुआ है, तो लोग धूप, ढलती हुई धूप को देखकर चाय पीते हैं या भोजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट, अच्छा आप पूछोगे तो टाइम एग्जैक्ट बता देंगे। जैसे जंतर मंतर में आप देखोगे जो वेधशाला है वो ऐसे ही है, जयपुर का जंतर मंतर है ना, कभी वहाँ जाओ तो मतलब ज्योतिष गणना वहीं से शुरू होती है, तो उसके पीछे साइंस है ना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि बोल दिया और हवा में। तो सामाजिक मामलों पर भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हालांकि हम बहुत हद तक कुछ चीज़ों पर कंफर्म हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हमें पता नहीं होता कि क्या होगा इसका असर, इसका प्रभाव क्या होगा, हमें नहीं पता। तो इसीलिए इसको बोला गया कि एग्जेक्टिविटी की कमी है, भविष्यवाणी इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि विज्ञान हर बार सटीक पूर्वानुमान करे, सटीक भविष्यवाणी करे, ज़रूरी नहीं है ना। कई बार उन्होंने बोला भरपूर बारिश होगी तो थोड़ी देर बाद धूप निकल गई। तो प्राकृतिक घटनाओं का, जैसे भूकंप, आज भी हम भूकंप के बारे में सही जानकारी नहीं दे सकते कि कब भूकंप आएगा, है ना। जैसे बादलों का फटना, हम सही जानकारी नहीं दे पाते हैं कि अचानक से बादल इकट्ठे हुए और बादल फट गए। अभी हो रहा है ना उत्तराखंड, हिमाचल में, तो पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। तो पूर्वानुमान लगा पाते तो फिर इतने जान माल की हानि क्यों होती। अचानक से बारिश हो रही है, अचानक से तूफान आ रहा है। तो कुल मिलाकर विज्ञान भी अपनी एक सीमा के साथ कार्य करता है। तो समाजशास्त्र में भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण उसको मना कर देना कि विज्ञान नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए। ठीक है, तो मूल्य निरपेक्ष, वैसे तो देखो पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम समाज में भावनाओं की भी बात करते हैं, संबंधों की भी बात करते हैं, और संबंध किसी केमिकल रिएक्शन का परिणाम नहीं है, वो मानवीय भावनाओं का परिणाम है। जैसे आपका कोई दोस्त मिल गया बचपन का, है ना, आप उसके लिए क्या कर सकते हो ये आप उसी वक्त डिसाइड करते हो। हर जगह ये परिभाषा फिक्स नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मूल्य नहीं होंगे इसमें। मूल्य का मतलब भाव, है ना, भाव मतलब इमोशंस। तो इमोशंस जुड़ जाते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं करेगा। मशीन में गलती से आपका हाथ चला गया तो मशीन ये सोच के नहीं रुकेगी कि आपका हाथ आ गया, उसको तो चलने का आदेश मिला है ना पावर से, तो वो चलता जाएगा। तो ठीक इसी तरह से हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र उतना मैकेनाइज नहीं हो सकता। ठीक है ना, मूल्य रहित नहीं हो सकता, मूल्य उसमें आएंगे। कई बार हम सलाह भी दे देते हैं, हालांकि वो सलाह देना गलत है कि अच्छा है बुरा है। जैसे मैं मीडिया वालों के बारे में बोलता हूँ ना अक्सर, कि मीडिया सलाह देने के लिए नहीं है, मीडिया क्या बताने के लिए कि क्या है, क्या हो रहा है वो बताइए आप, व्हाट इज, है ना, व्हाट इज बताने के लिए आप हैं, व्हाट शुड बी नहीं बताना। क्या होना चाहिए जब आप बता देते हो तो आप अपने मन से जोड़ रहे हो। भाई आप जज क्यों बनते हो, आप क्यों को बुलवाते हो, ऐ तुम बोलो, तुमने अपराध किया है, ऐसा वो लोग करते हैं, दिन भर चिल्लाते रहते। तो उसकी आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर जब देखा जाए कि समाजशास्त्र मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता, वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा ये विज्ञान की ओर जाए। इससे क्या होगा कि जो परिणाम है वो ज़्यादा तटस्थ निकलेंगे, भावनाओं से जुड़े हुए नहीं निकलेंगे। जैसे किसी ने बोल दिया कि हिंदू समाज ऐसा होता है, मुस्लिम समाज ऐसा होता है, सिख समाज ऐसा होता है, तो जो वास्तविकता है वो बताइए। ये जोड़कर मत बताइए कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। आप वास्तविकता बता दीजिए कि तथ्यों में ये निकल कर आया, इतने प्रतिशत ऐसा हुआ, इतने प्रतिशत ये हुआ,
इससे क्या होगा, विश्लेषण सही रहेगा। लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं कि शुद्ध रूप में यह विज्ञान नहीं हो सकता, मूल्य होंगे ही, तो मूल्य निरपेक्ष होने का प्रयास करना है, मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता। निरपेक्ष मतलब समझ रहे हैं, शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया? मूल्य फ्री, फ्री मतलब उसमें मूल्य ना रहे, है ना। फ्री का मतलब जैसे हम बोलते हैं इमोशन फ्री होना, जैसे मैं बोलूं मशीन को कि मशीन इमोशन फ्री है, ये लैपटॉप इमोशन फ्री है, क्लियर है। इमोशन से नहीं चलेगा भाई, चल जाए यार, तो ऐसे चलेगा नहीं वो, ठीक है। तो वो इमोशन फ्री है। लेकिन समाजशास्त्र विषय मूल्य मतलब इमोशंस, है ना। मूल्य फ्री अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, मुक्त। तो निरपेक्ष मूल्य मुक्त हो सकता है क्या, ये सवाल है, ठीक है। निरपेक्ष का मतलब न्यूट्रल, क्लियर। हाँ, वही सेम चीज है, लेकिन अलग से टाइटल देकर इसको पढ़ा जाता है। आपको बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग तो एक चैप्टर ही पढ़े थे ऑप्शनल में, तो यहां पर इतना ही मान के चलो कि मूल्य मुक्त होना, है ना। और जिस भी विषय में मूल्य की अधिकता होगी उसमें बायसनेस, भेदभाव करने की संभावना बढ़ जाएगी। कोई भी विषय हो, जैसे लोक प्रशासक, आप लोक प्रशासक बनने जा रहे हो, यही है ना, कि कुछ और बनना है, ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स को भी क्या होना चाहिए, मूल्य फ्री होना चाहिए। लेकिन मूल्य फ्री हो जाएगा तो सेवा कैसे देगा, क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं भाई गरीबों का उत्थान करो, जो परेशान है उनका उत्थान करो, हैव नॉट्स मतलब जो मार्जिनल या सीमांतित वर्ग है उसके लिए काम करो, ऐसा हम बोल तो देते हैं। लेकिन जब ऐसा बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है, बिना भाव के कैसे काम होगा, बिना इमोशंस के कैसे काम होगा, इमोशंस तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत अमीर व्यक्ति आया तो आप उसके लिए खड़े हो गए, और गरीब व्यक्ति आया उसको धुतकार दिया आपने, तो ये भी क्या हुआ, ये भेदभाव हो गया। ये भेदभाव नहीं चाहिए, इमोशन चाहिए, लेकिन भेदभाव वाला इमोशंस नहीं चाहिए। तो लोक प्रशासक ऐसे होने चाहिए। तो ठीक उसी तरह से समाजशास्त्र जितना ज्यादा मूल्य मुक्त होगा, है ना। जैसे गरीबी को देखकर पता चला समाजशास्त्री रोने लगा, या उनके साथ बैठ गया, हाँ भाई तुम बहुत गरीब हो, जबकि समाजशास्त्री क्यों गया है, गरीबी का समाधान निकालने गया है। तो गरीबी का समाधान तब निकालोगे ना जब गरीबी का अध्ययन करोगे, और गरीबी का अध्ययन करते वक्त मूल्यों को आपको घर में छोड़ के जाना पड़ेगा, इमोशंस को घर में छोड़ के जाना पड़ेगा। आ रहा समझ में? इसीलिए मूल्य निरपेक्ष होना है, मूल्य तटस्थ होना है, मूल्य मुक्त होना है, लेकिन 100% ये संभव नहीं है। ये भी आप उत्तर में लिख दीजिएगा। चलेगा यहां तक, समझ में आया? ठीक है, हाँ। अर्थ क्या होता है? ओके, मूल्य एक तो प्राइस वाला मूल्य समझते हो, इस वस्तु का दाम, ये मूल्य वाला नहीं बचे। मूल्य जब हम बात करते हैं इसमें भावनाएं हैं, ठीक है। अब भावनाएं क्या चीज है, भावना कहां पैदा होती है, मन में, ठीक है। तो मन में क्यों पैदा हुई भावना, हड्डियों में क्यों नहीं पैदा हुई? हाँ हाँ बताओ, आपके पेट में क्यों नहीं पैदा हुआ ये भावना? क्योंकि जब मन की बात करते हैं वहां पर कंप्यूटर की तरह तर्क वितर्क करने वाले सामान लगे हुए हैं। मन आप किसको कहते हो? मन क्या है? मन दिखता है, और ब्रेन दिखता है ना, यहां ब्रेन है, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो ब्रेन में ही मन है कि मन कहीं और से आया? बताओ बताओ, मन क्या है? बौद्धिक क्षमता ही मन है। अच्छा, आपके अंदर एक और इंसान बैठा है या नहीं? अंदर है, उसको क्या बोलेंगे? आत्मा, मन। और आत्मा और मन में अंतर है? उलझ गए? ये सारे टॉपिक उलझने वाले ही हैं। अभी मन, देखो दो चीज है आपके पास, एक शरीर है और एक को आप आत्मा कह देते हो, ठीक है। ये जो आत्मा है ये आपके शरीर के अंदर, मतलब इसको संचालित करने के लिए कोई एक और चीज है, ठीक है। ये भी शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है।
किस रूप में है इसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन है जरूर, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति मरता क्यों? उसके मरने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसका ऑर्गन खराब हो गया तो मर जाता है, तो फिर बोलेंगे सर आत्मा तो नहीं मरी है, ऑर्गन ही तो खराब हुआ है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपके पूरे शरीर बराबर आत्मा, आत्मा बराबर शरीर, मान लो इसका मन नहीं लगा, आप स्वस्थ हो फिर भी निकल गई आत्मा, तो भी आप मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में थोड़े से उलझन है, क्योंकि कभी भी साइंस ने इसको समझाया नहीं अच्छे से। ठीक है, एनीवेज कभी विस्तार में बात करेंगे। तो आपका जो मन है, अब मन में जो भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ब्रेन में कोई चीज़ है ना, क्योंकि जब तक वहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं होगा कोई भावनाएं पैदा नहीं होंगी। तथ्य, ठीक है, तथ्य, घटनाएं, ये सब कुछ मिलकर आपके अंदर भावनाएं पैदा होती। भावनाएं तभी आएंगे ना, फिर आपको कोई समझ है, किसी चीज के प्रति आपकी समझ है, किसी चीज को आप पहचान पाते हैं, आपकी इंद्रियां हैं पहचानने के लिए। ठीक है, सुख दुख का अनुभव आप कर पाते हैं। कैसे कर पाते, कैसे पता ये सुख है, कैसे पता ये दुख है? इंसान को कुछ प्राप्त भी है, ताकत भी प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है उसको सोचने समझने की, कुछ आपको बता दिया गया है। जैसे चोट लगने पर आपको दर्द होता है, तो दर्द वैज्ञानिक कारण है। ठीक है, उसके पीछे वैज्ञानिकता है। तो यदि वो दर्द महसूस नहीं करेंगे तो आप उसका इलाज नहीं करोगे। मतलब विज्ञान ने जानबूझकर वैसा बनाया। सोचो उंगली कट गई, ब्लड बह रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो ब्लड तो निकल जाएगा ना। तो इसलिए वो यहाँ पर टच होते ही, चाकू लगते ही या ब्लेड लगते ही आपको दर्द यहाँ होता है, वो मैसेज जाता है। साइंस बहुत प्यारा डिज़ाइन है हमारा, जो शरीर है उसको देखोगे तो आपको बहुत अचंभा होगा कि अच्छा इतना कैलकुलेटिव है। तो इसका मतलब कोई चीज़ पहचानते हो, कोई चीज़ समझते हो, तथ्य हैं, घटनाएं हैं, आप किसी चीज़ को देख पाते हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो सुन पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं तो सूंघ पा रहे हैं। कुछ तो कोई तो इंद्री काम करती है, पूरी तरह से सारी इंद्रियां बंद नहीं होती मनुष्य की, बंद हो जाएंगी तो जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे जो जिसको आंखों से नहीं दिखता उसको टंग से तो समझ में आ रहा होगा ना कि क्या खा रहा है, खट्टा है, मीठा है, उसको हमने शब्द दे दिया। कुछ और भी शब्द दिया जा सकता था, जैसे खट्टा लगा तो आंखें बंद हो रही हैं। तो जिन चीज़ों को खाने में आंखें बंद होती हैं, आपको एक कंपन महसूस होता है, इसका मतलब वो खट्टा है। अब खट्टा क्या है, साइंस में डिफाइंड है, आप पढ़ते हो ना क्षार और ये सब, तो वो तो डिफाइंड है, क्लियर है। जब वो डिफाइंड है तो जीभ को भी पता है कि ये खट्टा है, खट्टे में रिएक्शन अलग होगा, मीठे में रिएक्शन अलग होगा, आपके कड़वे में अलग रिएक्शन होगा आपकी बॉडी का। तो इन सभी चीज़ों में वैज्ञानिकता है, तो कहीं ना कहीं तथ्य है, इन सभी का समावेश आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न करता है, क्लियर है। अब भावना मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई विचार, भावना मतलब किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में कोई विचार। विचार क्यों आया? इन सब के कारण आया, क्योंकि देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं। ठीक, अब उम्र के साथ वो विचार ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं। बहुत छोटा बच्चा, उसके विचार थोड़े होंगे, सीमितता में, ज्यादा धीरे धीरे ज्यादा विचारों को समेटने लगता है, याद रखना शुरू करता है, उनमें वो गणना करना शुरू करता है। यहीं से ये भावनाएं आती हैं, और यही भावनाएं आपके अंदर मूल्य पैदा करते हैं। मूल्य मतलब किसी चीज को अच्छा या बुरा रूप में देखना, उसको मूल्य कहा जाता है। किसी चीज के बारे में निर्णायक कोई विचार प्रस्तुत करना कि ये काला है, ये सफेद है, अच्छा है, बुरा है, लाभदायक है, हानिकारक है, इसको मूल्य कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। तो ये था विज्ञान है या नहीं, इसकी प्रकृति के बारे में हो गया। और अब आपके छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, समाज, समुदाय, इनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग समाज की बात करेंगे, ठीक है। अब जब आप समाज की बात करते हैं तो समाज के साथ एक समस्या ये है, समाज एक इकाई के रूप में जब आप देखते हैं, है ना, तो इसका आधार बहुत वृहद है, बहुत फैला हुआ है। इसको कुछ शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल है। और सच बात तो यह है कि
जितने भी समाजशास्त्री हैं उनमें मतभेद है कि समाज की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती। क्लियर है? लेकिन समाज को किस रूप में देखा जाए, किस रूप में समझा जाए, तो मैंने पहले दिन भी कहा था कि अर्थपूर्ण संबंध, यदि छोटे से लाइन में समझना है तो अर्थपूर्ण संबंध, ठीक है, जहां पर बन रहे हो वहां समाज है। ठीक, कोई कारण हो, जैसे कल या परसों भी बात हुई थी, भीड़ को हम समाज नहीं कहते, लेकिन भीड़ जो है समाज में एक समस्या का रूप ले सकती। जैसे भीड़ आंदोलित हो गई, उद्वेलित हो गई, हिंसात्मक हो गई, तो वो भीड़ क्या है? नुकसानदेह। तो कल को हो सकता है हमें अध्ययन करना पड़े कि भीड़ की समस्या का समाधान क्या है, या भीड़ एक समस्या क्यों है। मान लो ऐसा प्रश्न आ गया, तो फिर तो हमें समाधान करने के लिए समाजशास्त्री समाधान निकालना पड़ेगा, सामाजिक समाधान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझिए कि आप बस में यात्रा कर रहे हैं, तो आपने टिकट लिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? लेन देन। आप कंडक्टर को पहचानते हैं किस रूप में? कि वो कोई एक अधिकार के साथ काम करने वाला व्यक्ति है। आपने पैसा दिया, उसने टिकट दिया आपको, बस में बैठ गए। तो बस और यात्री के बीच एक संबंध है। यात्री के बीच संबंध नहीं है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते। आप बस के माध्यम से कि ये बस टाटी बन जाएगी, इसलिए उस ड्राइवर को बस के रूप में पहचानते हैं। आ रहा समझ में? सामान्य व्यक्ति, वो ड्राइवर सामान्य रूप से कहीं घूम रहा होगा तो वहाँ समाज नहीं, लेकिन चूंकि उसको बस के साथ आप पहचानते हैं कि अच्छा ये इस गाड़ी का ड्राइवर है, ये टाटी बन जाएगी गाड़ी, ठीक है, वहाँ पर सामाजिक संबंध है, वहाँ पर समाज है। तो जहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध निकल रहे हों, जैसे अभी आप मेरे पास आए तो आप संस्था में पहले आ रहे हैं, या चलो किसी टीचर के नाम पर आ रहे हैं, तो जब आप आ गए तो वहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध है। राह चलते मैं मान लो कहीं जा रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं पहचाना, तो वहाँ पर कोई संबंध विकसित नहीं हो रहे। लेकिन पहले से मुझे कोई जानता है या मैं किसी को जानता हूँ, वहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध है, वहाँ समाज की उत्पत्ति देखी जा सकती है, या वहाँ पर समाज हो सकता। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे? अर्थपूर्ण संबंध के बाद अंतःक्रिया, ठीक है, अंतःक्रिया इंग्लिश में इंटरेक्शन। तो कोई ना कोई क्रिया हो रही है, और उस क्रिया में एक दूसरे की जरूरत पूरी हो रही है। दुकानदार गए, दुकान को पैसा मिला, उसने आपको सामान दिया। ऑटो में बैठे तो उसने आपको सर्विस दिया, आपने उसको पैसा दिया। तो कोई एक अर्थपूर्ण संबंध पूरा हो रहा है। तो जहां पर भी अर्थपूर्ण संबंध पूरा हो रहा है, अंतःक्रिया होगी। अंतःक्रिया से समाज का समाज हमें दिखाई दे सकता है, वहां पर समाज। बच्चा जब स्कूल जा रहा है, वहां पर समाज। क्लियर? बच्चा किसी एक स्कूल के सामने से गुजर रहा है, उसका वो स्कूल नहीं है, तो वो समाज नहीं, क्योंकि वहाँ अर्थपूर्ण संबंध नहीं। लेकिन अपने स्कूल को देखकर खुश हो जाता है कि यही मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध है। समझ पा रहे हैं? तो समाज किसको कहेंगे? ऐसी क्रिया या ऐसी अंतःक्रिया जहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध विकसित होते हो, या अर्थपूर्ण संबंधों के आधार पर अंतःक्रिया होती हो, वहाँ पर समाज की उत्पत्ति होती है। तो समाज की क्या कोई भौगोलिक सीमा हो सकती है? नहीं होगी, इस आधार पर बिल्कुल नहीं होगी। कुछ लोगों ने इसे कैसे देखा है? क्षेत्र के आधार पर, जिस मोहल्ले में रहते हैं वो समाज है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, परिवार समाज है। कुछ लोगों ने कहा भाई परिवार नहीं, समाज, जो राज्य है वो समाज है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, राज्य नहीं, पूरा देश। और कुछ लोगों ने कहा कि हमारा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है ना, एशियाई महाद्वीप। तो समाज की अलग अलग गणना की है लोगों ने कि ये समाज है। तो फिर से कह रहा हूं, कोई इसकी एक परिभाषा नहीं है कि समाज यही है। फिर भी कुछ लिखेंगे हम लोग, 2-4 लाइन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा समाज जहाँ पर अंतःक्रिया हो रही हो, और कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलेगा इसका, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलेगा, और वो मामला आगे बढ़ेगा। जैसे दुकान से आप सामान लेकर आए, मान लो टीवी परचेस करके लाए, तो टीवी आप देखोगे, टीवी देखने के बाद पता चला आप डांस सीख गए रोज यूट्यूब लगा लगा कर, ठीक है, तो अब वो आपका करियर बन गया। आ रहा है समझ? तो उसका कोई ना कोई परिणाम निकल रहा है, और आगे गतिविधियां बढ़ेंगी, आगे वो प्रतिक्रिया होगी। तो उस आधार पर आप देखोगे ये समाज ऐसे ही बढ़ता जाएगा। समाज में व्यक्ति चाहिए हमें, भाई बिना व्यक्ति के नहीं होगा ना समाज, और समझ चाहिए,
पहचान चाहिए, ये सब गुण है समाज के। मैंने क्या बोला? व्यक्ति चाहिए, समझ चाहिए, पहचान चाहिए, आप उसको जानते हो, पहचान समझ रखते हो। जैसे एक पागल व्यक्ति है, तो पागल व्यक्ति सामाजिक है या नहीं? क्यों? क्योंकि वो किसी एक समय पर आपको समझ नहीं पाता, किसी एक समय पर संबंधों को याद नहीं रख पाता, किसी एक समय पर वो तार्किकता को याद नहीं रख पाता। जैसे बहुत तेज दौड़ जाएगा, गाड़ियां रोड में चल रही हैं और कहीं भी टकरा जाएगा, उसको होश नहीं है, उसका लॉजिक खत्म हो गया है ना, कि भाई गाड़ियां आ रही है, मुझे बचना चाहिए। जैसे आप बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो चीज़ों से डरना शुरू करता है, क्योंकि तब तक उसको पता लग चुका है कि इससे नुकसान होता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा, तो आग में हाथ डाल देगा वो, तो उसको नहीं पता कि इसका नुकसान क्या है, ठीक है। उसके सामने सांप रख दो, सांप को पकड़ के फेंक देगा वो, कि उसको डर नहीं है, उसको पता नहीं ना उसका परिणाम क्या है। तो इसीलिए छोटे बच्चे डरते नहीं है जब तक आप उनको डराओगे नहीं, या तो डरा दो या वास्तविकता बता दो। तो जैसे जैसे वास्तविकता जानना शुरू करेंगे वो डरना शुरू कर देंगे। आप देखिएगा छोटा बच्चा अंधेरे से डरना शुरू होता है, क्योंकि अंधेरे में उसको कुछ दिखता नहीं, तो इसलिए वो डरना शुरू करता है। उसमें भी फिर आप उसको डरा दो, अरे उधर बाऊ है ना, ऐसे, तो फिर बच्चा वैसे डरना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात हो रही थी समझ की, कि अर्थपूर्ण संबंध के लिए व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति यदि है तो समझ चाहिए, समझ है तो बातचीत चाहिए, वार्तालाप चाहिए, कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया चाहिए। ये सब जब होगा तभी समाज की उत्पत्ति होगी। क्लियर है? इसी में एक कंपैरिजन में आप समुदाय भी पढ़ते हो। जब हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय शब्द में एक अलग बात क्या है, समुदाय शब्द में कि उसका एक भूगोल होगा, उसका एक लोकेशन होगा, है ना, उसकी एक सीमा होगी और कोई निश्चितता होगी। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनमें कोई निश्चितता होगी। जैसे वो सभी हो सकता है कि एक धर्म के हों, सभी हो सकते हैं कि एक जाति के हों, सभी एक तरह के कामकाज। जैसे ट्रांसपोर्ट मोहल्ला, ट्रांसपोर्ट कॉलोनी बोल दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे ट्रक वाले वहाँ पर होंगे, है ना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। मान लो हमने थोक बाजार बोल दिया, तो सभी ऐसे व्यापारी जो थोक का काम करते हैं, थोक व्यापारी। सब्जी मंडी, तो सभी सब्जी वाले होंगे, है ना। तो वहाँ पर कोई समुदाय देखा जा सकता है। अब समुदाय आकार में छोटा होगा, समाज बड़ा होगा। समाज की कोई सीमा निश्चित नहीं है, समुदाय की निश्चित है। आप समुदाय को कैसे देखते हैं? जैन समुदाय, मुस्लिम समुदाय, है ना, बुद्ध समुदाय, वो समुदाय नहीं है, वो समुदाय का के अंदर के अंग हैं। वो अपने आप में समुदाय नहीं है। हम शब्दों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं कई बार। तो इसमें समाजशास्त्र में समुदाय का अर्थ क्या होगा? एक भौगोलिक क्षेत्र जहां पर विशेषता, समान विशेषता वाले लोग एक साथ रहते हो। क्लियर है? समाज का आप हिस्सा मजबूरी में नहीं बनते हैं। समाज का हिस्सा बनना प्राकृतिक घटना है, आपको बनना ही पड़ेगा। या तो आप टापू में पैदा हुए हैं तो वहां पर भी समाज होगा, ठीक है भाई, माता पिता होंगे तो वहां पर भी समाज दिख रहा है। लेकिन आप अकेले टापू में पहुंच गए पानी में बहते बहते, तो वहां समाज नहीं हो सकता, क्योंकि आप अकेले हैं, ठीक है। लेकिन समाज का दायरा बहुत बड़ा है, इसको सीमा में बांधना मुश्किल है। समाज में विशिष्ट पहचान नहीं है, समुदाय में विशिष्ट पहचान है। क्लियर है? समुदाय की उपयोगिता, समुदाय को स्थापित किया जा सकता है, समाज को स्थापित करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है समाज, क्योंकि स्वतः ही स्थापित होता है और समुदाय स्थापित किया जाता है। जैसे आप इंटेंशनली एक ही प्रोफेसर कॉलोनी बोल दिए, सारे प्रोफेसर वहाँ रह रहे हैं। जैसे बहुत पहले आप देखोगे जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, उसके सामने एक प्रोफेसर कॉलोनी है। तो वहाँ कौन रहते थे? जो भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे वही लोग रहते थे। तो ऐसे सभी परिवारों को मिलाकर हमने बोल दिया प्रोफेसर कॉलोनी। वहाँ सारे प्रोफेसर पेशा के ही लोग रहते थे, वो एक समुदाय हो गया, ठीक है। समुदाय में सामान्यता, लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, नाम से जानते हैं, सरनेम से जानते हैं, काम से जानते हैं। जबकि समाज में ऐसा नहीं है। समाज में जरूरी नहीं कि आप सभी को जानते हो या सभी से आपका परिचय हो, ये जरूरी नहीं है। तो समाज और समुदाय में इस तरह से अंतर आप देख पाते हैं। क्लियर है? कुछ इस पर लिख लेते हैं, फिर आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। दोनों में अंतर कैसे होगा?
समुदाय और समाज में इसका एक क्षेत्र है और इसका नहीं है ना। समुदाय में सामान्यतः लोग एक दूसरे को जानते हैं, कोई विशिष्ट पहचान है। समाज में ज़रूरी नहीं ऐसा हो, आप उस समाज का हिस्सा होते हुए भी सभी को नहीं जानते हैं। आप बोलते ज़रूर हैं कि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब आपको जानते हो या आप सबको जानते हो। ठीक है, समुदाय में आप ज्वाइन करते हैं, समुदाय में स्वतः जाते हैं किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जबकि समाज में जन्म लेना एक प्राकृतिक घटना है और समाज में जनरली आप जन्म लेते हैं, समाज के मध्य आप रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में अंतर भी देखा जा सकता है। समुदाय को आदमी सोच समझ के ज्वाइन करता है। जैसे किसी मोहल्ले में रहना है तो आप प्लान करके जाओगे कि वहाँ रहना है नहीं रहना है। ठीक है, पता चला कि वो मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला है, आपको लग रहा है भाई सारे तो मुस्लिम है, मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, तो आप दूसरी जगह देखते हो। दूसरी जगह हो सकता है लोग किसी जाति धर्म से कि भैया नॉनवेज खाने वाला है नहीं आएगा, मे भी इस तरह से बाउंड्री बनाकर रखते हो। तो ऐसे अलग अलग लोग हो सकते हैं किसी न किसी आधार पर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आगे फिर मंडे से आपका कोई और विषय लगा है, मैं फिर 9 या 10 से आपकी क्लास लूँगा, फिर कंटिन्यू करूँगा वहाँ से। ठीक है।